आप सभी साहित्य प्रेमियों का साहित्य के फूल चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर आपकी परीक्षा या आपके किसी दोस्त की परीक्षा प्रथम पाली में थी, तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। लगभग मैंने 68 प्रश्नों की चर्चा की है। आज द्वितीय पाली के लगभग 60 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। चूँकि मेरी परीक्षा द्वितीय पाली में थी और मुझे 50 क्वेश्चन लगभग याद थे और 10 प्रश्न जो थे किसी और स्रोत से मैंने इकट्ठा किया। तो 60 प्रश्न लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न देखें, अनुनासिक व्यंजन से मैचिंग था। तो मतलब कि अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 3 है, 5 है, 8 है, ऐसे कुछ करके थे। तो इसका सही उत्तर 5 होगा। फिर दूसरा प्रश्न था गद्यांश का शीर्षक। तो इसमें एक बड़ा सा गद्यांश दिया था, उसमें कला के बारे में तरह तरह के विचार थे। इसका जो 80% जो पोर्शन था वो कला कला की रचना प्रक्रिया से था। ठीक है। और अंत में एक वाक्य आया था कला और जीवन से जुड़ा हुआ, तो शायद इसका उत्तर जो है कला और जीवन होना चाहिए, रचना प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैंने वहाँ पे रचना प्रक्रिया मार दिया, असिस्टेंट मुझे दिमाग में यही है कि यही उत्तर होना चाहिए। अब आंसर की सही पता चलेगा क्या है सही उत्तर, बट 80% चांस है कला और जीवन इसका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन उपबोलियाँ सी थी, उसे मैंने बाद में शामिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, शासन की बंदूक कविता का छंद पूछा गया था। तो ये छंद किसी को शायद याद भी नहीं होगा। तो खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, तो इसे आप अगर काउंट कीजिएगा तो इसमें जो है 13-11 की मात्रा आती है, तो ये दोहा छंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटक के पात्रों का मिलान था। जैसे चंद्रगुप्त नाटक है तो ये जो है लीला पात्र है, स्कंदगुप्त है जो जयमाला है, अंजू दीदी से ओमी थी, और एक और 2004 से राजकुमार था। तो ये तो आसान था। फिर अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन सा नहीं है। तो नीला भी है, लीला भी है, उसमें एक जयमाला था, तो जयमाला का जो संबंध है वो स्कंदगुप्त नाटक से है। तो एक एक जो ऑप्शन जिन्हें भी पता होगा कि जयमाला जो है स्कंदगुप्त से है, तो उनका ये सही हो गया होगा, क्योंकि ये जो है चंद्रगुप्त से नहीं है। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र पूछे हुए था, तो इसमें अम्मी है, जोत है और टीटू है। टीटू जो है उसका जो दोस्त था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिपि का विकास पूछे हुए था। तो सबसे पहले लिपि क्या आई थी, ब्राह्मी। ब्राह्मी से जो है फिर उत्तरी ब्राह्मी और फिर दक्षिणी ब्राह्मी आई। तो उत्तरी ब्राह्मी की ही एक शाखा में गुप्त लिपि आती है, फिर गुप्त से कुटिल और कुटिल से देवनागरी आती है। तो ये लिपि के इतिहास से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देवनागरी के संबंध में क्या सही है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन उपलब्ध था, लेकिन मुझे 2 ठीक ठीक से याद है। एक था यह कि इसका नाम नागर ब्राह्मणों के आधार पे पड़ा, तो ये भी बात सही है, किसी विद्वान ने कहा था। और ये गुजरात में नागर ब्राह्मण है, उसके आधार पे नामकरण इसका हुआ था। और नगर में ये विकास हुई थी इस लिपि की, इसलिए नागरी कहा गया। तो ये भी एक सही है। तो 2 कथन सही थे, बाकी 2 शायद गलत थे। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कवि नहीं है। तो जॉर्ज ग्रेशियन का कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेम और मजदूरी के विषयों का क्रम था। तो इसमें मुझे पहला याद था हल चलाने वाला, और फिर जो है दूसरे और तीसरे में मुझे डाउट था कि गडेरिया वाला पहले आएगा कि मजदूर वाला पहले आएगा। पहला पता नहीं मैंने वहाँ क्या लिख दिया है, बट जो सही क्रम होगा हल चलाने वाला होगा, गडेरिया होगा, मजदूर होगा, और फिर जो है प्रेम और मजदूरी से ऐसे टॉपिक होंगे, तो इस क्रम में होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी कसम में कौन गीत नहीं है। तो 4 गीत दिए गए थे, मुझे तो एक भी गीत ठीक से याद नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा वहाँ दिमाग लगाया कि शायद जो है कोई धार्मिक गीत तो उसमें है ही नहीं। तो इस हिसाब से मैंने सरस्वती माँ से संबंधित उसमें एक गीत था, तो मैंने उसे टिक कर लिया, और शायद वो सही है, क्योंकि जो है बाकी 3 गीत जो है उसमें के थे, और सरस्वती माँ से संबंधित जो गीत है वो तीसरी कसम कहानी में नहीं है। तो ये ऑप्शन सरस्वती माँ वाले ने जिन लोगों ने भी मारा होगा उनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे। तो इसमें जो है अपराधी पकड़ने गए थे, ये भी सही था। स्वागत अच्छा हुआ, ये भी सही था। और तनख्वाह तिगुनी, तो वहाँ पे जाकर के माता दिन ने तनख्वाह जो है बढ़ाने के बजाय उसने जो है घटा दिया था। तो ये जिसको पता होगा कि वहाँ पे जो पुलिसकर्मियों की जो तनख्वाह है उसको बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया था, तो ये जो टिक किया होगा इस हिसाब से सही हो गया होगा उसका, क्योंकि वो बढ़ाया नहीं था, घटा दिया था तनख्वाह। फिर क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आकाशदीप की कहानियों की घटनाओं का क्रम पूछा था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, उसने जो है मुक्त कराया था, फिर उसने हत्या कर दी, फिर उत्सव मनाया गया था लास्ट में, और जब नायक जब चला गया तो नायिका जो है दीप प्रज्वलन करने लगी। तो इस क्रम में था, तो आप अंतिम 2 के हिसाब से भी सजा सकते थे उसको, क्योंकि अंतिम में ही दीप जलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, अंधेर नगरी में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो है 5 उसमें दिए गए थे। उसमें पहला जो था नारायण दास और गोवर्धन दास शिष्य थे, ये बात सही है। और दूसरा कथन था कि रचना काल 1981, ये भी सही था। पहला भाग बाजार में है, तो ये 3 सही थे। बाकी जंगल की चर्चा, शमशान की चर्चा इसमें नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था काव्यशास्त्र से, भामा ने किस अलंकार को श्रेष्ठ माना है। तो ये तो आसान प्रश्न था, वक्रोक्ति को सारे अलंकारों का इन्होंने गुरु माना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए,
परीक्षा गुरु से पहले वह कौन सा उपन्यास लिखा गया था जो हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास बन सकता था, किंतु बाद में प्रकाशन के कारण वह प्रथम उपन्यास नहीं बन पाया? तो इसका उत्तर होगा भाग्यवती। तो लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाग्यवती होगा या निस्सहाय हिंदू होगा, क्योंकि निस्सहाय हिंदू का शायद प्रकाशन वर्ष 1890 है शायद, और भाग्यवती जो है उससे पहले माना जाता है, बट प्रकाशन इसका बाद में हुआ था, लिखा पहले जा चुका था। तो भाग्यवती इसका सही उत्तर होना चाहिए। उपन्यास में चर्चित गाँव का मिलान, तो ये तो काफ़ी इजी था। राग दरबारी में जो है शिवपालगंज की चर्चा है, गोदान में जो है बेलारी गांव की चर्चा है, मैलांचल में मेरीगंज की है, और जिंदगीनामा में डेरा नामक जो है पंजाब के एक गांव है उसकी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। उपन्यास का क्रम पूछा हुआ था, तो गोदान है सबसे पहले, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा है, फिर राग दरबारी है, फिर जिंदगीनामा अंतिम उपन्यास है। तो ये भी आसान था। ठकुरी बाबा जो है किस रेखा चित्र में संकलन है? तो इनकी स्मृति की रेखाएँ हैं महादेवी वर्मा की, तो उसी में ये संकलित है। ये भी आसान था। भारत दुर्दशा के बारे में क्या सत्य है? तो एक सत्य तो यह है कि 1880 में प्रकाशनीय वर्ष से इसका है। फिर शमशान की भी चर्चा है, जागो रे भाई गीत है। तो ये 3 सत्य थे उसमें कथन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। जो है 2 कथन दिए गए थे और दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है, ये चयन करना था। पहला जो है उसका कथन था सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ऐसा नहीं है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा भी कहला सकती है, संपर्क भाषा भी कहला सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं, हिंदी संपर्क भाषा है। वैसे ही अगर कोई और देश में जाइए, जैसे पाकिस्तान में अभी उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वहाँ की जो है राष्ट्रभाषा उर्दू है। बांग्लादेश की जो है राष्ट्रभाषा बांग्ला है, क्योंकि वहाँ बांग्ला बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो ये कथन भारत के संदर्भ में जो है गलत हो जाता है, तो इसीलिए ये पहला कथन गलत था। राष्ट्र की सांस्कृतिक सामाजिक जो जिंदगी है को समाहित करता है, तो सही है। राष्ट्रभाषा जो है वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक सामाजिक जो है धरोहर है, सामाजिक जो है उसकी स्थिति है, सामाजिक मूल्य है, वो उसको समाहित करता हो। ठीक है, तो ये या उसको अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, तो ये राष्ट्रभाषा की परिभाषा कही जाती है। तो ये कथन सही था, यानी कथन 1 गलत था, कथन 2 सही था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कमायनी एक पुनर्विचार, तो ये मिलान वाला था, उसमें एक ये रचना थी। कमायनी एक पुनर्विचार किसकी है? तो ये जो मुक्तिबोध से मिला लिया होगा वो सारे ऑप्शन सही। उसके बाद जो है वो ऑप्शन टिक आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि ये इकलौता था, बाकी से मिला जुला कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये 23 वाला ऐसे था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। अंजो दीदी से कथन, ठीक है ना, कौन कहा है, किससे कहा है? तो ये है मैं घड़ी की सुई की तरह ज़िंदगी को, ठीक है ना, मैं सुई की तरह ज़िंदगी को जो है ऐसे ढालना चाहती हूँ। ये मतलब कि अंजो दीदी है, ये अनीमा से कहती है। ठीक है, कि जो है ज़िंदगी को मतलब कि सुई की तरह घड़ी की तरह फिक्स करना चाहती हूँ, मतलब मेरे हिसाब से चले वो सारा सब कुछ बना बनाया हो। तो ये दीदी का जो है अनीमा से कथन था। उसमें 3-4 नाम था, जैसे कि उसके बेटे नीरज का नाम था, ठीक है ना, अनीमा एक पड़ोसिन थी तो उसका नाम था, फिर नौकरानी मुन्नी थी उसका नाम था। तो अनीमा से कहती है, क्योंकि ये थोड़ा जो है ये दार्शनिक पंक्ति है। दार्शनिक पंक्तियाँ जो होती है वो हमेशा जो है पढ़े लिखे पात्रों से की जाती है। तो नौकरानी से और बेटा छोटा है उससे क्यों करेगी ये? क्वेश्चन नंबर 25 है। स्कंदगुप्त की जो है कथनों का क्रम था। ठीक है, तो पहला कथन ये था कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो ये तो शुरुआत स्कंदगुप्त की शुरुआत ही इस पंक्ति से होती है, और बाकी जो है 3-4 और पंक्तियाँ थी, तो वो पता नहीं चल रहा था कि कौन पहले क्या हुआ है नहीं हुआ है, और एक से हो नहीं रहा था टिक। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व की स्थिति का पता नहीं सही होगा कि क्या होगा, क्योंकि इतना जो है संवादों का क्रम याद कौन रखता है। जो है द्वितीय पाली की जो परीक्षा थी और उसमें जो प्रश्न थे वो कठिन थे प्रथम पाली की तुलना में। हालांकि जो है लहू लिहान जो है दोनों पाली के छात्र हुए हैं, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले जो 3-4 सालों में पिछले जो पूछे जा रहे थे प्रश्न, वो सिंपली जो है पाठ से पूछ ले रहे थे, संवाद किस नाटक से है ऐसे पूछ ले रहे थे, अंक पूछ ले रहे थे। अब की बार जो है क्रम पूछ दे रहा है, अंदर से उठा करके गीतों का क्रम बताओ, उसके बाद घटनाओं का क्रम बताओ, फिर उसमें जो है कौन किससे संवाद कहा, ये यहाँ तक ये पूछ दे रहा है। आगे देख लीजिए 26 नंबर। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो ये 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के साथ आई थी अमेरिका से। तो ये इजी क्वेश्चन था। अरे यायावर याद रहेगा का क्रम था। ठीक है, तो शायद ही लोग याद कर पाए होंगे इसे। परशुराम से तुरखम है पहला जो है ये इसमें आता है। फिर देवताओं के अंचल में मौत की घाटी, एलियोरा और बहता पारी निर्मल। तो ये क्रम है। इस क्रम में उसमें जितने भी विषय है उसको सजाने के लिए दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। विवेकी राय के निबंधों का क्रम है। तो गवई गद्य गुलाब है, आम रास्ता नहीं, ऐसे करके था। तो शायद ही कोई याद कर पाया होगा इनके निबंधों का संग्रह। प्रताप नारायण मिश्र के संग्रह से एक प्रश्न था, याद नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। अगर आपको अन्य प्रश्न याद आ रहे हो, लग रहा है कि हमने शामिल उसे नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में लिख ले, ताकि कोई और व्यूअर है तो उसे पता चल सके। क्योंकि आंसर की है वो अप्रैल जो है फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, 10 तारीख तक, 5 तारीख तक। तो इतना दिन तक तो संयम आदमी नहीं रख सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे
फ्री बैठा हूँ तो 1-2 घंटा लगेगा, बना ही देता हूँ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, चीफ़ की दावत में चीफ़ को क्या पसंद आया? तो वो फुलकारी पसंद जो है उसे आ जाती है, वो उसकी मम्मी बनाई होती है, माँ। शिव शंभू के चिट्ठे से आया था कि क्या सत्य है? तो उसमें जो है 6 पत्र जो है उन्होंने करजन को लेकर के लिखा है, 2 मिंटू को और एक जो है शाइस्ता खां को लेकर के। तो ये 3 ऑप्शन सही थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय रविन्द्रनाथ की तुलना किससे करते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में था कालिदास, भभूति, व्यास इत्यादि। तो मुझे लगता है कि कालिदास भी सौंदर्य के कवि थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी सौंदर्य के कवि थे। तो उत्तर जो है लॉजिकली देखा जाए तो कालिदास होना चाहिए, बट पता नहीं अब इन्होंने क्या माना है, और कुछ पता भी नहीं चला गूगल करने पर। अंधा युग में अंकों का क्रम था, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। पहले कौरव नगरी है, पशु का उदय अश्वत्थामा और गांधारी। गांधारी का जो है साप है, और बाद में जो है विजय क्रमिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या भूलू का याद करूँ से 5 कथन दिए गए थे, ठीक है, और उसमें से पूछा गया था कौन सा सही है। जैसे बेटी है, ठीक है, तो बेटी का नाम, बेटी नहीं सॉरी, यहाँ पे बहन का नाम रानी दिया हुआ था, और भी उसमें थे कि उनके दोस्त कौन कौन थे, उसके बाद उनको कौन से दोस्त ने नौकरी दिलाई थी। तो मैंने तो ये आत्मकथा नहीं पढ़ी थी, और जो पढ़े थे उनसे मैंने पूछा तो उन्हें भी याद नहीं था, तो इसलिए इसका क्या वो सही उत्तर हो सकता है पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, माटी की मूर्ति संस्मरण के सहयोगी पात्र पूछ लिए गए थे। जैसे कि 12 इसमें संस्मरण शामिल हैं, जैसे सरजू भैया, रजिया है, देव है, तो सरजू भैया के जो है सहयोगी पात्र कौन है? तो मैंने भी तो ये संस्मरण मतलब पढ़ा नहीं था, मैंने जस्ट जो है क्या किया, याद कर लिया था कि किसमें कौन है, सरजू भैया क्या करते थे, रजिया क्या करती थी। अब पूछ दिया गया था इसके सहयोगी पात्र, तो आदमी फंस गया। अब देख लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, महाभारत के अंतिम भाग पर आधारित कौन सा नाटक है? तो ये जी है, अंधा योग है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रियमवद किसे याद किया? ठीक है, तो ये अज्ञे की कविता है असाध्य विना से, तो ये वज्रकीर्ति को याद किया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 38, मैं बीन हूँ, जो है ये कविता महादेवी वर्मा की है। उसमें पंक्तियों का क्रम पूछ दिया था, मतलब कि कौन याद रखता है यार, कौन पंक्ति आगे है पीछे है, ठीक है। तो इसमें हर एक स्टेंजा की जो अंतिम तुकांत का अंतिम तुकांत शब्द जो था वही पूछ लिया गया था। जैसे सबसे पहले जो है प्रथम स्टेंजा में जो है रागनी जो है शब्द आता है, फिर सुहागनी, फिर दामिनी और लास्ट में चांदनी। तो पहले तो मैं रागनी मारा हूँ, दूसरे नंबर पर चांदनी शायद मार दिया हूँ, तो मेरा जो है गलत है। पहला याद था मुझे रागनी, फिर बाकी जो है क्रम याद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत भारती के वर्तमान खंड से इसमें क्या क्या चर्चा है? तो किसानों की दुर्दशा की चर्चा है, अंग्रेजों की चर्चा है, और स्वतंत्रता की कामना है, ये भी एक चर्चा है। तो ये 3 सत्य थे इसमें से, बाकी और 1-2 था वो गलत था। और भोलाराम के जीव से जो है 5 ऑप्शंस थे, ठीक है, उसमें से जैसे कि पौराणिक कथा पर आधारित है ये, तो यमराज की तो कथा है इसमें, तो ऑफकोर्स ये पौराणिक कथा हो जाएगी। और भ्रष्टाचार को जो है उजागर किया गया है, ठीक है, सरकारी तंत्र का। तो ये 2 कथन सही थे उसमें भोलाराम के जीव से। फिर इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रचनाओं का मिलान था। तो उसमें जैसे किसी को एक पता होगा सिर्फ कि अरस्तु की जो रचना है पेरी पोइटिकेस है, जिसका जो है इंग्लिश अनुवाद हुआ है ऑन पोएटिक्स। तो सिर्फ ये एक रचना किसी को अगर पता होगा तो वो आसानी से वो मिला लिया होगा और उसका ऑप्शन टिक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, बाकी कॉलेज था और भी था, मुझे ध्यान में नहीं है, बट एक मुझे याद है, अरस्तु जो है उनकी पेरी पोइटिकेस रचना थी। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, ये मतलब किसकी रचना है? तो उसमें अवस्थी नाम के एक थे, और एक नंबर सिंह थे, नगेंद्र थे, एक और कोई थे, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अवस्थी जी। 43 देख लीजिए, सरोज स्मृति में बेटी के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए गए थे? मुझे तो सिर्फ एक याद था, गीते। मैंने ये कविता पढ़ी थी, मगर पता नहीं क्या क्या उन्होंने बेटी के लिए कहा है। जैसे गीते और सीते शायद लग रहा था कि इन्होंने कहा है, धन्या भी था, और भी 2-3 शब्द थे, ठीक है, और उसमें पूछ दिया था कि कौन कौन प्रयोग किया गया। काफ़ी कठिन प्रश्न था, तो देख लीजिएगा। इसे गीते सीते मुझे लगता है कि जरूर प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मैचिंग वाला था, तो उसमें एक जो है रचना धर्मवीर भारती की थी, ठेले पर हिमालय। ये शायद निबंधों का इनका संग्रह है, तो ये एक अगर जिसने मैच कर लिया होगा शायद उसका सही हो सकता है, बाकी पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा ऑप्शन। फिर एक रचना है संस्कृति और सौंदर्य, तो ये जो है निबंध है नामवर सिंह का, और इसमें किन किन निबंधों की चर्चा की गई है ये प्रश्न था, ठीक है। 5 उसमें ऑप्शन थे अशोक के फूल, तो अशोक के फूल की चर्चा हुई है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में। विचार और वितर्क की भी चर्चा हुई है, और शीरीष के फूल की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि मैंने ये निबंध पढ़ा है और उसमें शीरीष के फूल जैसा कुछ नाम आता नहीं है। और कालिदास का भी चर्चा बार बार आती है, सौंदर्य से जोड़ करके जब देखते हैं तुलनात्मक रूप से, तो कालिदास से संबंधित 2-3 निबंधों की बात है, तो शीरीष का फूल पक्का नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 ऊपर वाले हो जाएंगे, शीरीष का फूल गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप डीपली पढ़े होंगे, तो अगर मैं जहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं पे गलत उत्तर बता रहा हूँ, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि और लोगों को गलतफहमी पैदा ना हो।
क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का जो क्रम पूछा हुआ था। सबसे पहले उनका चित्र लिखा था, फिर 3 वर्ष है, फिर टेढ़े मेरे रास्ते, इससे था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था बघेली की, बघेली बोली की जो कौन कौन सी उपबोलियाँ थी। तो मैं तो कभी मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानता था कि हाँ भाई बघेली उपबोली है और ये पूर्वी हिंदी में आती है, और इसका 1-2 क्षेत्र का नाम याद कर लिया था। बाकी कौन इसके अंदर भी क्या क्या है पता नहीं था, कहीं डिस्ट्रिक्ट की बुक में भी नहीं दी हुई थी मैंने जिसको फॉलो किया था। तो ये काफ़ी कठिन प्रश्न था, और शायद बुंदेली जो है ये प्रथम पाली में आया हुआ था प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, दलित आत्मकथा का क्रम पूछे हुए था। ठीक है, तो ये अपने अपने पीढ़े है। तो ये जो है नेमिसराय की रचना है, आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप है, कौशल्या बसंतरी का है, मुर्दैया तुलसीराम का है, और मेरी पत्नी और भेड़िया शायद धर्मवीर की रचना है। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। अलंकार से एक प्रश्न आया था, समकुल कुलकुल इस तरह कुछ करके था। मैंने वहाँ पे गलती किया और जो है संदेह अलंकार शायद मार दिया, क्योंकि उसमें नहीं शब्द इस्तेमाल हो रहा था। मैं ध्यान नहीं दिया कि उसमें जो है नीचे जो है वो भंग करने पर यमक अलंकार निकल जा रहा था। तो इसका उत्तर सही होगा सभंग यमक अलंकार। हालांकि सभंग उसमें नहीं था, यमक अलंकार उत्तर सही हो जाएगा। श्लेष ऑप्शन में था, यमक था, संदेह था और भ्रांतिमान था। ठीक है, तो उसमें जो है संदेह अलंकार गलत है और यमक सही है। राजभाषा के गठन को लेकर के पूछा गया था, किसने सिफारिश की थी, किसने बनाया था, क्या रिकमेंड हुआ था, कब हुआ, इसे काफ़ी कठिन प्रश्न था। तो एक प्रश्न इस पर भी था, ऑप्शन ध्यान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 51 देख लीजिए, सिंदूर की होली नाटक पर किस विदेशी नाट्यकार का प्रभाव है। तो कौन नाट्यकार का प्रभाव है, उसकी कौन सी नाट्य रचना थी, इस तरह से ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। कठिन प्रश्न था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर जो है 52 देख लीजिए, प्रसाद के नाटक के संबंध में क्या सही है। ठीक है, तो अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है, ये तो गलत था, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा था। ध्रुव स्वामी उनकी अंतिम नाट्य रचना है। फिर जो है दूसरा था कि इनके नाटकों में वर्णित प्रेम किसी और नाटककार का नाम दिया था, पता ना वो कौन नाटककार था, उसके प्रेम से अलग है कि मिलता जुलता है क्या, इस तरह से। ये काफ़ी कठिन प्रश्न था, और भी 1-2 ऑप्शन थे फालतू टाइप के। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, बच्चन की आत्मकथा से क्या सत्य है। ठीक है, तो उनकी जो है बहन का नाम रानी था। अब मैंने बात की एक लड़के से, वो पढ़ा हुआ था इस आत्मकथा को, लेकिन वो बता नहीं पाया, उसको भी ध्यान में नहीं था। उनको नौकरी किसने दिलाई थी, किन दोस्तों की चर्चा है, ये सब जो है कोई नहीं बता पाया। जो पढ़े थे वो भी नहीं बता पाए, नहीं पढ़े थे वो भी नहीं बता पाए। तो मान सकते हैं कि स्तर काफ़ी कठिन था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मानस के हंस से मिलान करने के लिए आया था या सही कथन चुनना था, ध्यान में नहीं है, बट इन दोनों में से कोई इस तरह से था। ऑप्शन इस तरह थे कि उनको प्रेम था एक मोहिनी नामक लड़की से, ये बात सत्य है। जब वो गए हुए थे दीक्षा जो है ग्रहण करने, जो है कुछ शेष सनातन शायद उनके गुरु का नाम था, उनसे, तो उस क्रम में एक मोहिनी नाम के मतलब की लड़की पे वो मोहित हो गए थे। तो एक ये सही था। कोई एक मुसलमान पात्र भी था और भी 2-3 पात्र था उसमें। ठीक है, मतलब कि वो सहयोगी पात्र पूछे हुए थे, मुख्य पात्र नहीं था। तो जो मानस के हंस उपन्यास पढ़े होंगे वो सही टिक कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहानियों का क्रम। तो कहानियों का क्रम ईदगाह 1933, ये प्रथम पाली में भी प्रश्न आए हुए था। ईदगाह 1933 है, आकाशदीप 1928 है, परिंदे 1956, कोसी का कटवार अंतिम है 1957 में। राजा राम मोहन राय से भी एक प्रश्न आए हुए था, सही कथन क्या है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता के जनक थे, हाँ मान सकते हैं, क्योंकि रेनेसा के भी जनक वही है। तो राष्ट्रीयता की मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हालांकि अंग्रेजों की आलोचना उन्होंने की नहीं थी, उन्होंने जो धार्मिक कुरीतियाँ थी उसकी आलोचना की थी। अब उनकी पत्रकारिता का क्या क्या विषय था, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी है नहीं, तो इसीलिए कह नहीं सकते। बट मुझे लग रहा था कि ये राष्ट्रीय पत्रकारिता के जनक थे, ये सही मान सकते हैं। फिर दूसरा था, धर्म के मूल को मानते थे मगर धर्मशास्त्र का विरोध। ठीक है, तो धर्मशास्त्र का ये विरोध नहीं करते थे। धर्मशास्त्र में जो समाज विरोधी जो उसमें जो मूल्य थे, जो उसमें जो है सिद्धांत थे, उसका विरोध करते थे। ये काफ़ी कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, मतलब कि काफ़ी जो है झंझट वाला था प्रश्न। तो देख लीजिएगा इसका क्या था, और भी 1-2 इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था, ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसने भारतीय धर्म के मूल को ग्रहण करते हुए विश्व में अपनी पहचान बनाई या विश्व को प्रभावित किया, इस तरह से कुछ था। तो जैसे कि ऑप्शन में था, विवेकानंद था, दयानंद, राजा राम मोहन, रामकृष्ण परमहंस। देखिए प्रभावित तो इन लोगों ने भी किया, लेकिन विश्व स्तर पे इन लोगों ने प्रभावित नहीं किया। विवेकानंद जो है एक जो है इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गए थे उस टाइम पर। ठीक है, तो विवेकानंद सही होना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, हालांकि दयानंद भी हो सकते हैं, राम मोहन भी हो सकते हैं, राजा राम मोहन भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन विवेकानंद चांस यही है कि विवेकानंद जो है सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 58 देखिए, पत्रिकाओं के जो है प्रकाशन वर्ष का क्रम पूछा हुआ था। और ये पत्रिकाएं जो थी भारतेंदु युग और भारतेंदु पूर्व युग की पत्रिकाएं थी। और ये पत्रिकाएं ऐसी थी जो जैसे ब्राह्मण है और भारतेंदु युग के जो है कवि वचन सुधा है,
ये सब ये राजा राजा राम मोहन राय की पत्रिका, ये सब आसान पत्रिकाएँ नहीं थी, ऐसी पत्रिकाएँ थी जो कोई याद जल्दी नहीं करता। ठीक है, तो उसका प्रकाशन वर्ष या शायद प्रकाश प्रकाश नहीं, संपादक और जो है पत्रिकाओं का नाम दिया हुआ था, या प्रकाशन वर्ष था, ऐसे कुछ करके था, कठिन था। जो है इस तरह की पत्रिकाओं को जल्दी कोई याद करता नहीं है। तो ये क्वेश्चन था 58। 59 में गद्यांश दिया हुआ था भक्ति काल से। ठीक है, भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, कैसे प्रभावित किया, उसने कितने बड़े स्तर पे जनमानस को प्रभावित किया। ठीक है, उसका क्या उद्देश्य था, इस तरह से बहुत ईजी प्रश्न था, सॉरी ईजी गद्यांश था, तो सारे लोग लगभग कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, काव्य शास्त्र से एक संबंधित प्रश्न था। तो उसमें व्यंजना के भेद या लक्षणा के भेद था, और उसे किस नाम से और जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी हार्ड था, ये दृष्टि की बुक में मैंने पढ़ी थी ये सब बातें, मगर इसमें कुछ था नहीं लक्षणा व्यंजना के बारे में, ऐसा कुछ दिया भी नहीं है। तो ये कठिन एक प्रश्न था। इस तरह जो है सारे लगभग मैंने प्रश्नों को कवर कर लिया। अगर आपको भी कुछ इससे द्वितीय पाली से संबंधित प्रश्न अगर याद आते हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या मुझसे कहीं कुछ भूल हुई हो, गलत उत्तर बताया हो, गलत ऑप्शन बताया हो, तो उसे भी लिख दीजिए, ताकि जो है अन्य लोगों तो उन्हें जो है सही तथ्य का, सही प्रश्न का पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद।